हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। लेकिन उससे पहले जरा बंटी बदमाश के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे प्लीज दवाई दे दीजिए। बेटा बंटी बदमाश, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हुई? बाहर का खाया पिया होगा जरूर तुमने कुछ गंदा संदा। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया। कुछ दिन पहले हमारे घर पे गंदा पानी आया था, मैंने उस पानी को ही पी लिया। अरे बेटा बंटी बदमाश, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट की गलती है। बंटी बदमाश की मदद से आपने समझा कैसे गवर्नमेंट की वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार हेल्थ का मतलब होता क्या है। देखो, हेल्थ का मतलब होता है कोई भी पर्सन जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, इलनेस नहीं है या कोई भी इंजरी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं कि इसकी हेल्थ तो अच्छी है। अच्छा, जो हमारी हेल्थ है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है? सबसे पहला है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमें साफ पानी पीने को नहीं मिलेगा तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, जैसे अभी बंटी बदमाश की तबीयत खराब हुई थी। अगर हम किसी पॉल्यूशन वाली जगह पे रहेंगे जहां पर हवा प्रदूषित है, जैसे यहाँ पर देखो हवा कितनी क्लीन है और यहाँ पर पूरी पॉल्यूशन हो रखा है, तो यहाँ पर जो रहेगा उसकी तबीयत तो खराब होना तय है। और एक और रीजन भी है कि आप बैठे बैठे चीजें खाते रहो, इसकी वजह से भी आप अनहेल्दी चीजें खाते रहो, गंदी संदी चीजें भी खाते रहो, एक ही जगह पे बहुत समय तक बैठे रहो, एक्सरसाइज मत करो, उसकी वजह से भी हमारी हेल्थ खराब होती है। लेकिन इसके अंदर ज़्यादा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, इसको तो हम ही लोग कंट्रोल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट ये पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के अंदर गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें हेल्दी रहने के लिए कोई मेंटल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, मतलब दिमाग की चिंता नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें रहते हैं ना, अरे भाई एग्जाम है, एग्जाम की टेंशन की वजह से कुछ बच्चों को बुखार ही हो जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस चैप्टर को देख रहे होंगे टेस्ट से कुछ दिन पहले, उनको शायद उनकी तबीयत खराब हो रही होगी, उनको बुखार भी आ रहे होंगे। वाई? बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेन, चिंता की वजह से। तो एक हेल्दी पर्सन वो कहलाता है जिसको कोई टेंशन भी नहीं होती, कोई मेंटल स्ट्रेन नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी गवर्नमेंट। कैसे करती है वो हम समझेंगे। अरे भैया, आगे पढ़ाने से पहले ये बता दो कि गवर्नमेंट की वजह से हमें मेंटल स्ट्रेन या फिर चिंता क्यों होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट ने चीजों को महंगा कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो हमें चिंता हो जाएगी, मेंटल प्रेशर हो जाएगा। अचानक से एग्जाम रख दिया कि भाई कल परसों ही एग्जाम है, डेट शीट निकाल के, फिर चिंता हो जाएगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि कैसे हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है गवर्नमेंट की वजह से। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी की तबीयत सही नहीं रहे तो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर कैसा है? अरे भैया, ये तो बता दो कि आखिरकार हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती क्यों है? गलती से अगर हमारी हेल्थ खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे? अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, हेल्थ केयर की कोशिश करेंगे। तो हेल्थ केयर कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर। तो उसी चीज की बात हो रही है। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरी दुनिया के कंपेयर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस होंगे इंडिया के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स हमारे इंडिया के अंदर बनते हैं हर साल। मतलब बच्चे पढ़ाई करते हैं और फाइनली 15,000 नए डॉक्टर हमारे कंट्री के अंदर बनते हैं। ज्यादातर डॉक्टर अर्बन एरियाज मतलब शहरी इलाकों में रहना पसंद करते हैं,
इसी वजह से जो लोग रूरल एरिया के अंदर रहते हैं उन्हें काफ़ी दूर दूर शहरों में जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए। और जो डॉक्टर हैं हमारी कंट्री के अंदर, इतने सारे डॉक्टर प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, इतने सारे नए डॉक्टर तो आ रहे हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत कम है हमारी कंट्री के लिए। अगर हम लोग रूरल पॉपुलेशन की बात करें, गांव वाली जगहों की बात करें, तो वहां के लिए तो बहुत ही कम डॉक्टर है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज काफी ज्यादा ग्रो हुई है। अगर हम लोग 1950 की बात करें तो उस समय इंडिया के अंदर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स थे। तो आप समझ सकते हो कि 2700 हॉस्पिटल ही थे, लगभग 2717 हॉस्पिटल थे। और 1991 के अंदर ये नंबर हो गया 11,174। तो ये नंबर क्या हो गया, काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। और 2000 के अंदर ये नंबर हो गया 18,280। और अभी की बात करें तो अभी तो बहुत ही ज्यादा ये नंबर हो गया होगा। आप लोग सरप्राइज हो जाओगे एक इंटरेस्टिंग बात जान के कि 5 लाख लोग इंडिया के अंदर सिर्फ ट्यूबरोक्लोसिस से मरते हैं हर साल। अब ट्यूबरोक्लोसिस क्या होता है, टीबी बोलते हैं इसे। इस बीमारी का इलाज बहुत ही सिंपल है, आपको दवाई खानी है बस, और अच्छा खाना खाना है, आपको ये बीमारी फिर नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी चीज नहीं करा पाते। अब ये जो नंबर है ये लगभग अनचेंज्ड है। हर साल हम लोग देखते हैं कि नंबर कम होने का नाम नहीं ले रहा। 5 लाख लोगों की हर साल डेथ हो ही रही है टीबी से। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस हमें देखने को मिलते हैं मलेरिया के हर साल, ठीक है। और ये भी नंबर जो है डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब हर साल ये जो नंबर है इतना ही रहता है या फिर इससे ज्यादा बढ़ जाता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं, मतलब अलग अलग देशों से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? अपना इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। हॉस्पिटल घूमने तो आते नहीं होंगे, है ना। तो ऐसा क्यों है कि वो इंडिया के अंदर क्यों आते हैं? अगर मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स कहाँ के होते हैं? इंडिया के। इंडिया के डॉक्टर्स को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है डॉक्टर्स का। इस वजह से लोग इंडिया में आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने। हॉस्पिटल्स भी इंडिया के बहुत अच्छे हैं। देखो, अब इंडिया के अंदर हमने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें देख ली। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के लोग बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें एक बहुत ही सिंपल चीज है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वो नहीं मिलता। अगर लोगों को साफ पानी मिले तो उससे बहुत हद तक बीमारियां रुक सकती हैं। 21%, अगर हम लोग सारी बीमारियां देखें उसमें से 21% कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारियां जो कि वाटर बॉर्न है। मतलब पानी आपने गंदा पिया उसकी वजह से होने वाली बीमारियां 21% रहती है। फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सारी क्या है? वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं। एक और बीमारी का नाम बता देता हूं जो काफी कॉमन है, टाइफाइड। इट इज ऑल्सो अ वाटर बॉर्न डिसीज, पानी की वजह से ही होती है, समझे। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम इंडिया की बात करें तो इट इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अब आप लोग यकीन नहीं करोगे कि कोविड के टाइम पे भी इंडिया ने इतनी सारी वैक्सीन और देशों को बांटी थी। तो आप सोचोगे इंडिया के अंदर इतनी सारी मेडिसिन बनाई जाती है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। अब इंडिया के अंदर पता है क्या एक और प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ लोगों की खराब क्यों हो रही है? बच्चों की स्पेशली क्यों खराब हो रही है? क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो क्या रह जाते हैं? अंडर नरिश्ड। अब एक पेड़ है, सोचो उस पेड़ को आप पानी ना दो, खाद ना दो, यानी कि मैन्योर ना दो, क्या होगा भाई? वो पेड़ सूख जाएगा। क्या उस पेड़ पे कभी फल आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा ही बच्चों के साथ हो रहा है। उनकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि उन्हें खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? देखो, इतनी सारी बीमारियां जो हो रही है, इतनी सारी इलनेस हो रही है, इन सारी इलनेस को हम लोग खत्म कर सकते हैं विद एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जैसे कि हम लोग क्या करें, हॉस्पिटल्स खोल दें, बहुत सारी लेबोरेटरीज। अब ये लेबोरेटरीज में क्या होता है? खून की जांच होती है और भी बहुत सारी जांच होती है, जैसे एक्सरे हो गया, आपका सीटी स्कैन हो गया, ये सारी चीज। एम्बुलेंस इंक्रीज कर दें, ब्लड बैंक्स को बढ़ा दें। इन सारी चीजों को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि लोगों को कम बीमारियां हो रही हैं और कम बीमारियों की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। तो हम लोगों को ये सारी फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। अब हमारे पास वर्कर्स भी हम लोग इंक्रीज करें, हॉस्पिटल में काम करने वाले जो लोगों को, जैसे नर्स हो गई, क्वालिफाइड डॉक्टर हो गए, और हॉस्पिटल के अंदर और भी काम करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें इंक्रीज कर दें। प्रोफेशनल हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। हमें और भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहिए, वो क्या कर सके? आपको सलाह दे सकें। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको एडवाइस कर सकें। ऑब्वियसली डॉक्टर ही होंगे,
डायग्नोज कर सकें आपकी बीमारी को और आपका ट्रीटमेंट भी कर सकें। हमें बहुत सारी मेडिसिन की भी ज़रूरत है। अब मान लो डॉक्टर ने बता दिया कि आपको ये बीमारी है, अब बीमारी के बाद डॉक्टर क्या देगा, आपको दवाई देगा। दवाई ही नहीं है, बस बीमारी पता चल गई, तो क्या फ़ायदा बीमारी पता करने का। तो हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत है। अच्छा, बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारी मशीन्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग इक्विपमेंट। इन इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी की टांग टूट जाती है तो उसका एक्सरे किया जाता है। उस एक्सरे के अंदर पता चल जाता है कि इस पर्सन की टांग टूटी है। बिना उस एक्सरे के डॉक्टर नहीं बता सकता कि उसकी टांग टूटी है या नहीं टूटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हमारे कंट्री की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इंडिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। जो हमारी कंट्री के अंदर एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स के पास, क्लिनिक्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास, ये बहुत अच्छा खासा है। तो हम लोग एक बहुत ही अच्छा हेल्थ सिस्टम चला सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर। अब हम समझते हैं द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। किसी भी बीमारी के इलाज के बारे में समझते हैं। एक स्टोरी दी है, उसे समझते हैं फटाफट। यहां पर हमें एक कहानी दी गई है हकीम शेख की। हकीम शेख जी जो थे वो एक मेंबर थे पश्चिम बांगा खेत मजदूर समिति की, PBKMS की। अब यहाँ पर वो एक एग्रीकल्चरल लेबर थे वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वहाँ पर वो अपनी लेबर का काम किया करते थे। एक इवनिंग के समय 1992 की क्या होता है, वो अचानक से चलती हुई ट्रेन से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके सर पर बहुत खतरनाक चोट आती है। उनकी कंडीशन बहुत सीरियस होती है और नाजुक होती है। मतलब सीरियस होना मतलब बहुत नाजुक कंडीशन थी। तो उनको फटाफट ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। जब उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है कोलकाता में, तो वहाँ पर उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। बोल देते हैं कि हम तो आपको नहीं यहाँ पर ट्रीटमेंट कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास बेड पे जगह ही नहीं। तो उनको ये बोल के वहाँ से भेज दिया जाता है। जब हकीम शेख जी दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, वहाँ पर ये बोल दिया जाता है कि हमारे पास तो वो डॉक्टर है ही नहीं जो आपकी इस बीमारी का इलाज करे। तो अब हकीम शेख जी नेक्स्ट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। इसी तरीके से वो नेक्स्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। फिर उसका अगला हॉस्पिटल, ऐसे करते करते 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो चले जाते हैं, जहां पर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया जाता है। इस चीज की वजह से उनके 14 घंटे बीत गए थे, 14 आवर्स उनके बीत गए थे। फाइनली हकीम शेख जी को कहां पर एडमिट कर दिया जाता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, और उनका ट्रीटमेंट भी होता है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल है तो आप समझ जाओ यहाँ पर बहुत सारा इनका खर्चा हुआ होगा, बहुत सारे इनसे पैसे लिए। हकीम शेख जी काफ़ी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसका तो सरकार बिल्कुल भी ख्याल रखती नहीं। मेरी डेथ हो जाती तो इन लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया। हकीम शेख जी को इतना गुस्सा आता है कि वो PBKMS मतलब जो इनकी समिति थी उसके साथ मिलकर कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर देते हैं। और किसके खिलाफ केस करते हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ। भाई गवर्नमेंट का काम है ना हॉस्पिटल्स की देखरेख करना, तो इस तरीके से उनके ऊपर केस कर देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। सोचो आप कि कोर्ट क्या डिसीजन देगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है क्या डिसीजन दिया होगा कोर्ट ने। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अमन और रंजन दोनों अच्छे दोस्त हैं। जो रंजन है थोड़ा पैसे वाले घर से आता है, मतलब अमीर है उसकी फैमिली, और जो अमन है उसकी फैमिली इतनी अमीर नहीं है, थोड़ी गरीब सी है। तो यहाँ पर जो रंजन है वो अमन को देख के बोलता है, हाय अमन भाई कैसा है, इतने दिनों से कहाँ पर था? तो यहाँ पर जो अमन है वो रंजन को रिप्लाई करता है, भाई मुझे वायरल फीवर हो गया था, इस वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं आया। इस बात को सुनकर ऑब्वियस सी बात है रंजन बोलता है, अच्छा इसलिए नहीं आ रहा था? अरे भाई मुझे भी हो गया था, ठीक है, लेकिन मेरे पापा तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, नए हॉस्पिटल में लेकर गए जो कि किंग्सवे में था। भाई बहुत ही एक्साइटिंग था वहां पर तो जाना। अरे हॉस्पिटल जाने के लिए कौन एक्साइटेड होता है? तो यहाँ पर फिर रंजन अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता है। बोलता है जो बिल्डिंग थी ना उस हॉस्पिटल की इतनी पॉश थी, देखने में इतनी अच्छी थी, ऐसा लग रहा था मान लो कोई 5 स्टार होटल है। मेरे पापा ने मुझे बोला कि ये हॉस्पिटल देखने में इतना अच्छा इसलिए है रंजन बेटा क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट फैसिलिटी है। अच्छा, इसके बाद रंजन बताता है कि जब हम हॉस्पिटल के अंदर गए तब पापा को 500 रुपये देने पड़े रिसेप्शन पे। जब उन्होंने 500 रुपीज़ दिए तब जाके हम लोग डॉक्टर से मिल पाए। हॉस्पिटल के अंदर बड़े ही प्यारे प्यारे गाने भी बज रहे थे।
और साथ में हर चीज बड़ी ही साफ सुथरी थी, हर चीज चमक रही थी, बहुत ही क्लीन थी। डॉक्टर ने जब रंजन को देखा उसके बाद उसके कुछ टेस्ट लिख दिए। अब टेस्ट में देखो ऐसे ब्लड सुई से खून निकाला जा रहा है। तो रंजन बताता है कि जब मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था तब मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। जो आंटी थी ना मेरे पास में, वो बहुत ही अच्छे अच्छे जोक्स भी बता रही थी, तो जो भी दर्द था मैं तो भूल ही गया। आंटी मेरे से इतना बातचीत में आंटी ने मुझे बिजी कर लिया। जब रिजल्ट मतलब टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तो उस टेस्ट रिपोर्ट को लेकर रंजन कहाँ पर गया? रंजन अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को देखा और डॉक्टर ने बोला कि ये सब चीज़ ठीक है, रंजन तुम्हें क्या हुआ है? वायरल फीवर हुआ है, कुछ दवाइयाँ ले लो, कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगे और थोड़ा सा आराम कर लो। तो रंजन डॉक्टर को थैंक यू बोलकर वापस आ जाता। अब आपको लगा होगा कि रंजन का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, मतलब मज़े ही आ गए इसके तो हॉस्पिटल में जाके। बट यहीं पर जो अमन था उसका कुछ अजीब सा ही एक्सपीरियंस था। अब अमन बताता है कि रंजन भाई तुम्हारा तो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अपने अब्बा यानी कि अपने पापा को बोला तो पापा ने बोला बेटा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहां तो बहुत समय लगेगा। तो ऐसा ही होता है। जब अमन अपने पापा के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है वो देखता है कि बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर देखो इतनी लंबी लाइन है क्योंकि ये कहाँ पर गए थे? एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। इस लाइन के अंदर उन्हें बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है। फिर ये पहुंचते हैं ओपीडी काउंटर। अब ओपीडी का मतलब क्या होता है? आउटसाइड पेशेंट डिपार्टमेंट। बाहर के जो पेशेंट होते हैं ना हॉस्पिटल से, उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर वाले पेशेंट कौन होते हैं? जिनको ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, वो ओपीडी के पेशेंट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ओपीडी के काउंटर पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। अमन अपने पापा के साथ लाइन में खड़ा रहता है। अमन बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ठीक है, मैं पापा के सहारे ही खड़ा रहा, मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। और फिर बहुत देर बाद इनका नंबर आया। व्हेन अवर टर्न कम, जब अमन की बारी आई तो डॉक्टर ने उन्हें देखा और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा तो बेटा ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। फिर ये लोग ब्लड टेस्ट कराने के लिए गए। जब ब्लड टेस्ट कराने के लिए गए तो वहां पर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, आसपास बहुत सारी भीड़ थी। फाइनली अमन का ब्लड टेस्ट हुआ। टेस्ट रिजल्ट इन्हें मिले 3 दिन के बाद। अब यहां पर आप देख सकते हो कि रंजन के टाइम में क्या हुआ था, टेस्ट रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल गए थे, लेकिन अमन के केस में क्या हुआ कि टेस्ट रिजल्ट 3 दिन बाद मिले। फिर ये दोबारा हॉस्पिटल गए। फिर एक डिफरेंट डॉक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने टेस्ट रिजल्ट दिखाए। इन्होंने ओपीडी का कार्ड वगैरह देखा, सारी चीजें चेक करी। तो यहां पर जो डॉक्टर साहब थे ये क्या बताते हैं, ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ वायरल फीवर, नथिंग टू वरी अबाउट। तो यहां पर जो डॉक्टर हैं वो ये बताते हैं अमन को कि बेटा आपको कुछ भी नहीं है, आपको वायरल फीवर है। और वो बोल देते हैं कि आपको मैं ये मेडिसिन दे रहा हूँ, ये मेडिसिन ले लो, ये दवाई खा लो, आप ठीक हो जाओगे। मेरा जो ट्रीटमेंट है, ये बताता है रंजन कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो अमन तुम्हारे ट्रीटमेंट से तो बहुत अच्छा था। अच्छा तो था दोस्त मेरा ट्रीटमेंट तुम्हारे ट्रीटमेंट से, लेकिन यार मेरे पापा के बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए थे अमन? तो अमन बताता है कि मेरे कुछ ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो बहुत ही कम पैसे खर्च हुए। अमन और रंजन की कहानी से एक चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो अमन था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर गया था, वहाँ पर उसे पैसे बहुत कम खर्चने पड़े और ट्रीटमेंट होने में लेकिन ज़्यादा समय लगा। और जो रंजन था वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गया, वहाँ पर उसे पैसे ज़्यादा खर्चने पड़े और ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी हो गया, डॉक्टर ने फटाफट उसका ट्रीटमेंट कर दिया। तो ये जो हेल्थ केयर सर्विस है इसके अंदर हमें 2 सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक है पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरी है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ये पब्लिक हेल्थ सर्विस के अंडर आते हैं। अब देखो पब्लिक हेल्थ सर्विस का मतलब क्या है, मतलब वो सारे हॉस्पिटल्स, वो सारे क्लिनिक्स जो गवर्नमेंट चलाती है, और इन सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के अंदर आपको बहुत ही कम पैसे पे करने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ना बराबर पैसे पे करने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ विलेज लेवल पर भी होते हैं ये हेल्थ सेंटर्स, यहाँ पर यूजुअली नर्सेज होती हैं और बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ी चोट वगैरह लग जाए
तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा अगर आप विलेज में हो तो? अगर आप इस हेल्थ सेंटर के पास जाओगे, ये उस बड़ी सी चोट को देखेंगे और बोलेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाओ, क्योंकि वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ा होता है, एक तो ये इधर बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, और ज़्यादा डॉक्टर्स भी होते हैं। तो एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर आप बड़ी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हो। पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है इसको फ्री प्रोवाइड करे गवर्नमेंट या फिर बहुत ही लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करे? देखो, अगर पब्लिक हेल्थ सर्विस भी महंगी होने लगी तो लोग फिर अपना ट्रीटमेंट कराने नहीं जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रहती है कि वो पब्लिक हेल्थ सर्विस को बहुत ही सस्ता रखे, ठीक है, या फिर फ्री में ही प्रोवाइड कराए। अच्छा, फ्री में प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता होगा? गेस करो। अरे भैया, ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है ना, उसकी मदद से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। अच्छा, ट्रीटमेंट तो ठीक है, अगर कोई बीमार हो गया तो उसके इलाज करने वाली बात हो गई। गवर्नमेंट एक और काम भी करती है, और जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं ये एक और काम भी करते हैं। पता है क्या काम करते हैं? ये लोग बीमारियों को रोकने का भी काम करते हैं, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया। अच्छा, ये बीमारियों को रोकने का काम कैसे करते हैं? हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर जे। मैं आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आया हूँ। आप सब बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ कि खाना खाने से पहले अच्छे से हाथों को धोना चाहिए, और बच्चों घर में आसपास पानी भी मत भरे रहने देना, क्योंकि पानी के अंदर डेंगू और मलेरिया पैदा हो जाता है। अभी आपने देखा एक एग्जाम्पल कि कैसे पब्लिक हेल्थ सर्विस के अंदर डॉक्टर्स लोगों को समझाने का काम भी करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे बीमारियां रुक सकती हैं। और आपने सड़कों पे बहुत बड़े बड़े पोस्टर और बैनर भी लगे हुए देखे होंगे कि आपको अगर डेंगू खत्म करना है तो आसपास पानी मत भरे रहने दो, ठीक है, साथ ही में अपने हैंड वॉश करो। वैसे एक अमेजिंग बात बताऊं, डेंगू को डेंगू नहीं बोलते हम लोग, क्या प्रोनाउंस करते हैं? डेंगी प्रोनाउंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर एक इंसान को पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले। मतलब हमारे देश का कोई भी इंसान है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, उसको पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और जो स्टेट है, मतलब जो गवर्नमेंट है, उसको ये वाला राइट हर एक इंसान का प्रोटेक्ट करना है। मतलब गवर्नमेंट को ये वाली फैसिलिटी देनी ही देनी है। अगर मान लो ये चीज़ फॉलो ना हो तो क्या होगा? जैसे हमने अभी हाकिम शेख जी की स्टोरी देखी थी कि वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में घूमते रहे, हर जगह उन्हें मना कर दिया। कोई बोल रहा था हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कहीं बोल रहे थे कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है आपका ट्रीटमेंट करने के लिए। हाकिम शेख जी ने बेचारे ने लास्ट में हार मान के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना क्या करवाया था? ट्रीटमेंट करवाया था। हाकिम शेख जी ने लेकिन कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया था कि इन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करा ट्रीटमेंट के लिए। तो आप जानते हो कोर्ट में क्या हुआ? मैंने आपको इसका जवाब देने के लिए भी कहा था। कोर्ट में ऑब्वियसली कोर्ट ने बोला कि ये सारा इंडियन सिटीजन्स का राइट है कि उन्हें क्या देनी है? गवर्नमेंट को हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी है, और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी तो गवर्नमेंट को फाइन देना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ हाकिम शेख के केस में। स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देने पड़े हाकिम शेख को उतने जितने का उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया था। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की। देखो, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर जो भी क्लिनिक या हॉस्पिटल है प्राइवेट, वो अपनी मर्जी से पेशेंट से जो मर्जी उनका मन करेगा वो पैसा ले। अच्छा, अभी हमने देखा था कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर क्या हो रहा था कि कोशिश ये थी कि कम से कम पेशेंट से पैसा लिया जाए या फिर फ्री में ट्रीटमेंट हो। बट प्राइवेट में क्या होता है? ये लोग अपनी मर्जी से पैसा लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स अपना खुद का क्लिनिक भी रन करते हैं, और रजिस्टर्ड फिजिशियन RMPS आप बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर भी देखोगे। अब अगर आप प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की बात करो तो एक्चुअली में इनकी फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी होती हैं। अभी इतनी अच्छी फैसिलिटीज क्यों दे पाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं लोगों को। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, मतलब शहरी इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं हर एक चीज़ में। अब स्पेशलाइज्ड हर एक चीज़ में होने का क्या ज़रूरत है?
अच्छा, अगर आपको मैथ्स की प्रॉब्लम है तो मैथ्स वाले सर के पास जाओगे, साइंस की प्रॉब्लम है तो साइंस वाले सर के पास जाओगे। ऐसे ही डॉक्टर्स भी कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर आईज के स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उन्हें आईज के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप तब उनके पास जाओगे। कुछ डॉक्टर हड्डियों के स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर कोई आपको हड्डी के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उनके पास जाओगे। प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज को गवर्नमेंट ना ही कंट्रोल करती है ना ही ओन करती है, बट हाँ इन्हें भी कुछ रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, बट पैसे वाली चीज गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाती। पेशेंट्स को यहाँ पर काफी ज्यादा फीस देनी पड़ती है हर एक सर्विस की। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी पूछा गया है और यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि हेल्थ केयर और इक्वालिटी से क्या मतलब है। अभी हमने अमन और रंजन की स्टोरी देखी। अमन और रंजन, जो रंजन था वो थोड़ा पैसे वाला था, अमन जो था वो थोड़ा गरीब फैमिली से आता था। तो रंजन के पास पैसे ज्यादा थे इसलिए उसे अच्छी हेल्थ केयर मिल गई, तुरंत गया हॉस्पिटल, इलाज करा लिया। जो अमन था उसे लाइन में लगना पड़ा, बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा, तब जाके उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो आप समझ रहे हो कि हेल्थ केयर है वो हर किसी के लिए इक्वल नहीं है। पैसे वाले लोगों का ट्रीटमेंट यूं चुटकियों में हो जाता है ना। क्या हेल्थ केयर एडिक्वेट भी है सबके लिए, हर किसी के लिए अवेलेबल है? तो अभी हमने एक स्टोरी देखी थी। किसकी स्टोरी देखी थी हमने? तो हाकिम शेख जी की स्टोरी में क्या हुआ था, उन्हें तो हॉस्पिटल में एंट्री ही नहीं मिली थी। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है समझते हैं हम लोग, लेकिन अभी क्या सिचुएशन चल रही है इसे समझते हैं। देखो अभी की जो सिचुएशन है उसके अंदर ये हो रहा है कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर है यानी कि प्राइवेट सर्विसेज है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन पब्लिक सर्विसेज उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। मतलब जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट रन हेल्थ केयर सिस्टम है वो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि प्राइवेट वाला सिस्टम ज्यादा बढ़ रहा है। प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? अर्बन एरियाज में, मतलब शहर वाले इलाकों में ये प्राइवेट सर्विसेज ज्यादा देखने को मिलती हैं। ये प्राइवेट सर्विस वाले लोग गांव में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है गांव के अंदर लोग कम पैसे अर्न करते हैं, तो वो कम आएंगे हमारे हॉस्पिटल में, तो हम शहर के अंदर ही खोलते हैं हॉस्पिटल और खूब सारे पैसे कमाते हैं। ये जो कॉस्ट होती है ना प्राइवेट सर्विसेज की, ये बहुत ज्यादा हाई होती है, साथ ही में मेडिसिन भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो कोई गरीब आदमी तो यहाँ पर जाने की सोच भी नहीं सकता। अगर किसी गरीब इंसान के घर में कोई बीमार हो जाए तो बहुत ज्यादा उनके घर में चिंता का माहौल हो जाता है, ग्रेट फियर हमें देखने को मिलता है। सब लोग डिस्ट्रेस और फियर के अंदर आ जाते हैं, घबरा जाते हैं और चिंता के अंदर आ जाते हैं, भाई अब क्या होगा। क्योंकि जो गरीब लोग हैं ना उनके पास तो इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप जानते हो कभी कभी मना कर दिया जाता है या फिर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, गरीब लोग ज्यादा चांसेस है कि गरीब लोग बीमार होंगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो बेसिक नीड है सच एज ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग और क्लीन सराउंडिंग, ये पुअर पीपल को प्रोवाइड नहीं करी जाती है या उनके पास नहीं होती है। मतलब पीने के लिए साफ पानी नहीं होता, उस वजह से ये लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं। घर अच्छे से इनका मतलब अच्छी जगह पे नहीं होता, अच्छे से इनको रहने को नहीं मिलता, उस वजह से भी ये लोग बीमार हो जाते हैं। सराउंडिंग मतलब आसपास जहां पर ये रहते हैं वहां पर साफ सफाई भी नहीं होती। अगर हम लोग वुमेन्स की बात करें तो वुमेन अगर कोई बीमार हो जाती है तो जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि इट इज नॉट अ बिग कंसर्न। लोग ये मानते हैं अरे औरत बीमार हुई है। वैसे आजकल तो लोगों की सोच बदल रही है, बट लोगों की ये जनरली पुराने टाइम में सोच थी कि अगर औरत बीमार हो रही है तो इट इज लेस इंपॉर्टेंट अगर औरत की तबीयत खराब हो रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज लोगों को लगता था कि जो आदमी है उनकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा सोचा जाता था। बहुत सारे ट्राइबल लोग यानी कि आदिवासी लोग जो रहते हैं उनको नो फंक्शनिंग हेल्थ सेंटर्स मिलते हैं या फिर बहुत ही कम हेल्थ सेंटर्स मिलते हैं। अगर कोई आदिवासी बीमार हो जाता है तो उसको या तो हेल्थ केयर मिलती ही नहीं है या फिर बहुत ही कम हेल्थ केयर मिलती है। अच्छा, इतनी सारी प्रॉब्लम है, क्या किया जा सकता है? देखो एक चीज तो हमें क्लियर है कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली बोलता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे सारे सिटीजन्स को। स्पेशली ये क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस किसको मिलनी चाहिए? पुअर और डिसएडवांटेज लोगों को, मतलब जो गरीब हैं, ठीक है, उन लोगों को ज्यादा ये सर्विसेज मिलनी चाहिए। अमीर लोग तो फिर भी एक बार को अफोर्ड कर लेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर वाली सर्विसेज, गरीब लोगों के लिए ज्यादा ये अच्छे से होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो जगहों का हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो है द केरला एक्सपीरियंस और फिर कोस्टा रिका के बारे में पढ़ने वाले हैं।
समझते हैं फटाफट इनके बारे में। केरला की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। 1996 के अंदर केरला की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई लोग सबसे ज्यादा बीमार कहाँ होते हैं? गाँव के अंदर। हम क्या करेंगे, गाँव के अंदर जो पंचायत है ना, उनको 40% जो हमारा पूरा बजट है उसका 40% पैसा उन्हें दे देंगे। मान लो पूरा बजट था 100 रुपीज, तो उसमें से 40 रुपीज सीधे सीधे पंचायत को दे दिए। अब पंचायत के पास इतना सारा पैसा आ गया, पंचायत वालों ने सोचा इस पैसे को कहाँ लगाया जाए। उन्होंने सोचा कि हम लोग वाटर की फैसिलिटी अच्छी कर देते हैं। अब जो वाटर की अच्छे से प्लानिंग होगी, अच्छा वाटर मिलेगा गांव वालों को, तो ऑब्वियस सी बात है पानी की जो भी बीमारी होती है पानी से, वो लोगों को नहीं होगी। फिर इन्होंने फूड को इम्प्रूव करा, खाने की वजह से जो लोगों को बीमारी होंगी अब वो भी नहीं होंगी। वुमेन का डेवलपमेंट करा और एजुकेशन भी वुमेन्स को प्रोवाइड करी, तो ये भी चीज़ उन्होंने करी। बहुत सारी जो स्कीम्स थी उन्हें अच्छे से चेक करा, जैसे स्कूल्स और आंगनवाड़ीज अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो हेल्थ सेंटर्स थे इन्हें भी इम्प्रूव कर दिया। गांव के जो भी हेल्थ सेंटर्स होते थे, क्लिनिक वगैरह, उन्हें अच्छे से बना दिया। ठीक है, लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बाद भी इम्प्रूवमेंट तो हुई, लेकिन प्रॉब्लम क्या देखने को मिली है कि अभी मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही थी, मतलब दवाइयाँ कम पड़ रही थी। अभी भी हॉस्पिटल के अंदर इनसफिशियंट बेड्स थे, मतलब कोई भी पर्सन अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाता था तो अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो बेड मिल जाता था हॉस्पिटल में, नहीं तो डॉक्टर बोल देते थे हमारे पास तो बेड ही नहीं है, कहाँ पर लिटा है पेशेंट को, कहाँ पर ट्रीटमेंट करें। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। नॉट इनफ डॉक्टर्स की भी कमी थी। अब बात करते हैं हम लोग एक ऐसी कंट्री की जहां पर हमें हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा देखने को मिलता है, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका एक सेंट्रल अमेरिका के अंदर कंट्री है, ठीक है, और इसको हेल्दीएस्ट कंट्री भी माना जाता है। अब मेन रीजन क्या है कि ये कंट्री इतनी हेल्दी क्यों है? ये कंट्री हेल्दी इसलिए है क्योंकि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी स्पेशल बात लिखी है। पता है क्या स्पेशल बात लिखी है? कोस्टा रिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये बात मेंशन्ड है कि कोस्टा रिका की गवर्नमेंट एक आर्मी नहीं रख सकती। अरे तो कंट्री को ये बचाएंगे कैसे? इन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम आर्मी पे खर्चा करने की जगह, आर्मी को रखने की जगह हम क्या करेंगे, जो भी पैसा आर्मी का होगा उस पैसे को लेकर आर्मी में लगाने की जगह हम लोग उस पैसे को लगाएंगे हेल्थ पर, एजुकेशन पे और अदर बेसिक नीड्स जो लोगों की और ज़रूरतें होती हैं उसके ऊपर। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम्स था वो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, लोगों की हेल्थ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान लेने लगी। किसी को कोई भी छोटी मोटी दिक्कत होती थी तुरंत उसका ट्रीटमेंट होने लगा। कोस्टारिकन गवर्नमेंट जो थी वो बेसिक सर्विसेज और एमिनिटीज भी देने लगी सारे कोस्टारिकन को, मतलब जो भी ज़रूरतें होती थी लोगों की बेसिक, वो उन्हें पूरा करने लगी। यहाँ पर लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब अच्छा साफ पानी, सैनिटेशन, मतलब कहीं पर भी चले जाओ साफ सफाई देखने को मिलने लगी। न्यूट्रिशन और हाउसिंग भी यहाँ की काफ़ी अच्छी हो गई। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जितने भी बच्चे हैं उनको जब पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है तो बचपन से ही हेल्थ केयर के बारे में अच्छे से समझाया जा रहा है कि आप अपने शरीर का कैसे ध्यान रखो, क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करो। तो यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है, ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होता है ख़त्म। और आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फैक्टर दैट अफेक्ट अवर हेल्थ। हमारी हेल्थ को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं बताना है आपको। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या सैम्पल पेपर चाहिए तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। मेंबरशिप पेड है तो आपको कुछ पैसे देकर खरीदनी पड़ती है मेंबरशिप। अब समझते हैं एक बार कि ये नोट्स और सैंपल पेपर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, आप जब एग्ज़ाम देने जाते होगे, तब जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते होगे आपको लगता होगा अरे यार मैम ने तो बोला था कि पूरा बुक से ही आएगा, ये तो मैम ने बाहर के क्वेश्चन दे दिए। बाहर के क्वेश्चंस नहीं होते, वो चैप्टर के बीच से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब चैप्टर के बीच में से जो पॉइंट्स दिए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस किस टाइप के आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करके जानी है, ये आपको कैसे पता हो? आपको तो पता ही नहीं होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सैंपल पेपर के अंदर। सैंपल पेपर वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर तो आपने अच्छे से समझ लिया, सैंपल पेपर एक बार आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो फुल मार्क्स आना आपके तय हैं। तो आपको नोट्स, सैंपल पेपर और शाउट आउट, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी अगर आप मेंबर बनते हो तो। ठीक है, क्या नोट्स और सैंपल पेपर आपको इसी चैप्टर के मिलेंगे? नहीं, आपको पूरी अपनी जो क्लास 7th की SST है उसके नोट्स और सैंपल पेपर मिलेंगे। साथ ही में साइंस के भी नोट्स और सैंपल पेपर मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर के भी नोट्स और सैंपल पेपर मिलेंगे।
तो 3 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं एक मेंबरशिप के प्राइस में। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जरूर मेंबर बनो। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मेंबर कैसे बनना है बार बार मैं बता रहा हूं कि सब्सक्राइब करोगे, उसी के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक कर देना आपने और मेंबर आप बन जाओगे। क्लिक करने से नहीं बनोगे, मेंबरशिप परचेज करने से बनोगे।